हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का डीएसए जूलॉजी का यूनिट 1 का एक टॉपिक है एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम। ठीक है, पिछले क्लास में हमने इकोलॉजिकल पिरामिड एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में बात किया था। तो चलो आज हम पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन को हम देख लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन ऊर्जा पर आधारित है। हर जीव, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव अपनी सभी जैविक प्रक्रियाओं जैसे वृद्धि, गति, प्रजनन और श्वसन के लिए ऊर्जा पर निर्भर है। ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और यह ऊर्जा पारितंत्र में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों के माध्यम से प्रवाहित होती है। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो है उसका अध्ययन जो है पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, आपको लेक्चर्स जो है ना नोट्स क्लियरली शो हो रहे हैं या नहीं। हो सकता है आपको राइटिंग ना समझ आए, तो इसीलिए मैं एक एक लाइन को रीड करके आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी। सो आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा। साथ ही आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स का पीडीएफ मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर लूँगी। तो क्यों महत्वपूर्ण है हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल यानी कि फूड वेब की जो संरचना है ना उसको समझाता है। ठीक है, देन पोषक स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल के माध्यम से ऊर्जा के वितरण का ज्ञान देता है। थर्ड है पारितंत्र में स्थिरता और जैव विविधता के महत्व को स्पष्ट करता है। फिर ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है और पुनः उपयोग में नहीं आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना हमारा एनर्जी फ्लो का एक साइकिल है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में है फ्रेंड्स, तो आप उनको ये नोट्स या फिर ये लेक्चर आप उनको शेयर कर सकते हैं ताकि उनके भी हेल्प हो जाएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही और कंटेंट के लिए। अगर आप फोर्थ सेम का केमिस्ट्री भी मेरे थ्रू पढ़ना चाहते हैं या बॉटनी या जूलॉजी अगर मेरे थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी प्रॉपर नोट्स प्लस लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। फर्स्ट, ऊर्जा का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत सूर्य है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो प्रकाश के रूप में या फिर ऊष्मा के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। यानी कि जो सन से आने वाली एनर्जी होती है ना, या तो लाइट के रूप में या तो हीट के रूप में, एनर्जी के रूप में जो है ना ये पृथ्वी पर पहुंचती है। केवल लगभग 1-2% सौर ऊर्जा ही हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में उपयोगी होती है। यह थोड़ी सी ऊर्जा पूरे पारितंत्र को संचालित करने के लिए पर्याप्त होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे और शैवाल सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे है 6CO2 + 6H2O। ठीक है, सूर्य की रोशनी में ये हो रहा है। सो C6H12O6 + 6O2। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है ना ये दोनों बना लिए हमारा मेन फाइनल प्रोडक्ट जो है ये C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज है। ठीक है, इस ग्लूकोज में संग्रहित ऊर्जा आगे चलकर उपभोक्ताओं और अपघटकों तक पहुंचती है। देन हमारा सेकेंड जो है वो है ऊर्जा प्रवाह की विशेषताएं। ठीक है, पहला तो ये एक दिशीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल है। ऊर्जा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर है अविचलनीय, ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नोट्स प्रॉपर समझ आते हैं या नहीं, और नोट्स कैसे बने, क्योंकि ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। सो आप भी इसको जो है ना अपनी ही हैंड राइटिंग के थ्रू अच्छा सा नोट्स बनाइएगा और उसको समझिएगा। थर्ड है ऊर्जा हानि। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का लगभग 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। एंड फोर्थ है संतुलन बनाए रखना यानी कि ऊर्जा प्रवाह पारितंत्र के संतुलन में सहायक है। फिर थर्ड है पोषक स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल्स। अब ट्रॉफिक लेवल्स को डिटेल में देख लेते हैं। पारितंत्र में जीवों को अनेक उनके भोजन और ऊर्जा प्राप्ति के आधार पर अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो पारितंत्र होता है ना उसमें जो जीव होते हैं उनको उनके फूड और एनर्जी के बेसिस पे उनको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। लाइक प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, इस तरीके से। इसे ही पोषण स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है।
ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है यार ये नोट्स को बनाने में। सो हम देख लेते हैं हम ट्रॉफिक लेवल्स में फर्स्ट उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स। पहला स्तर क्या है? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स वे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हरे पौधे, शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, ये ऊर्जा का मूल स्रोत ग्रहण करते हैं, पारितंत्र की नींव होते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी। जीपीपी क्या है? उत्पादक द्वारा कुल ऊर्जा निर्माण जीपीपी है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी कि एनपीपी यानी कि श्वसन में उपयोग होने वाली ऊर्जा घटाकर बची हुई ऊर्जा को अपन एनपीपी कहते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर हमने देख लिया, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इसका दूसरा स्तर। ठीक है ना, इधर हम लोगों ने पहला स्तर पढ़ा था, यह है दूसरा स्तर, यानी कि ये जीव सीधे उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिरण, गाय, खरगोश और कुछ कीड़े। ऊर्जा का लगभग 10% अगले स्तर तक स्थानांतरित होता है, शेष ऊर्जा जीवन क्रियाओं में उपयोग होती है। देन सेकेंड द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स देख लेते हैं, यह है तीसरा स्तर। ठीक है, ये जीव प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जो ऊपर हमने देखा था ना प्राथमिक उपभोक्ता, उनको ये खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेढक, छोटी मछली और छिपकली। ऊर्जा प्रवाह के दौरान केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर तक जाती है। तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टर्शरी कंज्यूमर, हमने प्राइमरी सेकेंडरी देख लिया, टर्शरी कंज्यूमर देख लेते हैं। टर्शरी कंज्यूमर क्या कैसे होते हैं? तो इस यहाँ पे आता है चौथा स्तर, हम ट्रॉफिक लेवल पढ़ रहे हैं तो ये है चौथा स्तर। ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेर, बाघ, बाज, ये उसके उदाहरण हैं। फिर ऊर्जा प्रवाह इस स्तर तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम रह जाती है। ठीक है, अब घटक यानी कि डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करते हैं, पोषक तत्व मृदा में लौटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कवक और बैक्टीरिया। चौथा हम देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चैन। यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि फूड चैन होता क्या है। सो पारितंत्र में जीवों के बीच ऊर्जा और पोषण का जो सरल क्रम होता है वही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे कि घास, हिरण जो है घास को खाएगा, शेर हिरण को खाएगा, तो ये इस तरीके से फूड चैन चलता है। इसके टाइप्स क्या क्या हैं? पहला है चराई खाद्य श्रृंखला यानी कि ग्रेजिंग फूड चैन, हरे पौधों से शुरू होती है। सेकेंड है अपघट्य खाद्य श्रृंखला यानी कि डेट्राइटस फूड चैन। ठीक है, डेट्राइटस फूड चैन क्या होते हैं? मृत पदार्थों और अपशिष्ट से शुरू होती है ये। इसके बाद ये है खाद्य श्रृंखला की विशेषताएं। खाद्य श्रृंखला की विशेषताएं क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। सरल और सीधी होती है, ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह दिखाती है, अस्थिर हो सकती है। ठीक है, फिर फिफ्थ में हम देख लेते हैं खाद्य जाल यानी कि फूड वेब क्या होता है। अभी तक हमने प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। फूड चैन भी देखा है ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत। अब यह है फूड वेब यानी कि खाद्य जाल। इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल यानी कि फूड वेब बनता है। इसका महत्व क्या क्या है? पारितंत्र को स्थिरता प्रदान करता है, एक प्रजाति के विलुप्त होने का प्रभाव कम करता है, वास्तविक पारिस्थितिक संरचना को दर्शाता है। अब खाद्य श्रृंखला वर्सेस खाद्य जाल देख लेते हैं, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है हम वो देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला जो है वो सरल होता है, एक मार्ग में होता है, अस्थिर होता है और यहाँ पे कम विकल्प होते हैं। लेकिन जो खाद्य जाल होता है वो जटिल होता है, यहाँ पे कई मार्ग होते हैं, ये स्थिर होता है और अधिक विकल्प होते हैं यहाँ पर। देन हम 6 पॉइंट देख लेते हैं, ऊर्जा प्रवाह और 10% रूल। क्या होता है ऊर्जा प्रवाह और 10% रूल, हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे आता है लिंडमैन का नियम। लिंडमैन का नियम क्या कहता है? किसी भी पोषण स्तर से अगले स्तर तक केवल लगभग 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। यहाँ पे उदाहरण क्या है? उत्पादक यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरी है, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता में आते आते ये 1000 हो गया। 10% रूल यही कहता है। यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता है तो ये 100 किलो कैलोरी हो गया।
एंड तृतीयक उपभोक्ता में ये 10 किलो कैलोरी हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी सारी चीज़ें, कमेंट में मुझे बताइएगा। फिर शेष ऊर्जा जो है ना ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। देन 7 पॉइंट है पारिस्थितिक पिरामिड, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड। यहाँ पे ऊर्जा प्रवाह को दिखाने का दृश्य तरीका है। प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा घटती जाती है, और ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ना ये हमेशा सीधा पिरामिड होता है। देन हम देख लेते हैं मीठे जल में खाद्य श्रृंखला, यानी कि फ्रेश वाटर फूड चैन। इसका तालाब, झील और नदी में मीठे जल पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह विशेष रूप से जल जीवों के माध्यम से होता है। फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पे जू प्लैंक्टन, देन छोटी मछली, बड़ी मछली और पक्षी मानो। इसका मतलब ये है कि फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाएगा, जू प्लैंक्टन को छोटी मछलियाँ खाएंगी, और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाएगी, और बड़ी मछलियों को पक्षी या ह्यूमन्स खाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या घटक है हम वो देख लेते हैं। घटक में उत्पादक में शैवाल, जलीय पौधे आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में जूप्लैंक्टन या फिर कीट लार्वा आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में छोटी मछलियाँ आएंगी। तृतीयक उपभोक्ता में बड़ी मछलियाँ या फिर मेढक पक्षी आएंगे। और अब घटक में बैक्टीरिया या फिर फंजाई आते हैं। देन हमारे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, मानव गतिविधियों का प्रभाव। ये इसका 9th एंड लास्ट है। मानव गतिविधियाँ ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करती हैं। वनों की कटाई में उत्पादकों की कमी होती है। अत्यधिक शिकार से उपभोक्ताओं की कमी होती है। प्रदूषण से अपघटकों और जलजीवों का नुकसान होता है। और औद्योगिकरण से पारिस्थितिक असंतुलन होता है। सो फ्रेंड्स, आज हम 2 लेक्चर और होंगे। 2 लेक्चर में हमारा जो यूनिट 1 है ना वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसे लगते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।